हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, जिनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये जो चेंजेस आज हम पढ़ रहे हैं, ग्लोबल लेवल के जो चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है। अभी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, जिस वजह से इरेगुलर रेनफॉल हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये प्लांट ही होते हैं जो अपनी जड़ों में पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से ये सब ख़त्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज़ हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, काफ़ी लोग सिटीज़ टाउन्स की तरफ मूव कर गए हैं, जिस वजह से स्लम एरिया या कहीं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से फॉसिल फ्यूल्स का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जा रहे हैं, जिस वजह से हार्मफुल गैसेस हमारी सराउंडिंग में निकल रही हैं। और ये हार्मफुल गैसेस क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस ला रही हैं। तो यस, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये किस तरह के चेंजेस ला रही हैं? ये एसिड रेन कॉज कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। तो ये सारे चेंजेस हमारी अर्थ के ऊपर हो रहे हैं। तो यस, इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा कि नाम में ही है, यहाँ पर ग्रीन हाउस क्यों बोला गया है इसको? ग्रीन हाउस आपने अगर देखा होगा, ये ग्लास से बने हुए होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर ट्रॉपिकल प्लांट को ग्रो करने के लिए। क्योंकि टेम्परेट एरिया क्या होते हैं, लो टेम्परेचर वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर दूसरे तरह के प्लांट जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं वो ग्रो नहीं होते। तो टेम्परेट रीजन में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर ग्रो करने वाले प्लांट को? तो ये एक ग्रीन हाउस है जिसकी वॉल आप देख रहे हैं जो बनी हुई है ग्लास से। ये ग्लास सन से आने वाली रेडिएशन को इजीली और अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से अंदर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये सेम वैसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो 1 घंटे के लिए धूप के अंदर, और 1 घंटे के बाद जब आप उसके अंदर एंटर करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। सेम वही फिनोमिना यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो भी हीट रेडिएशन आ रही है वो अंदर आ जाती है, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। और ग्लास के साथ साथ यहाँ पर कुछ CO2 और कुछ वाटर के वेपर्स होते हैं जो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से भी यहाँ का टेम्परेचर हाई रह जाता है और यहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो ग्रीन हाउस से ही जुड़ा हुआ है वर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है। नेचुरल अकरिंग कैसे? जो अर्थ है वो हमारी ग्रीन हाउस की जैसा काम कर रही है, और जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, इट एक्ट एज अ ग्लास। जैसे ग्रीन हाउस के बाहर ग्लास वॉल होती है, ऐसे ही हमारे अर्थ के ऊपर ग्लास वॉल का काम कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। जो रिस्पॉन्सिबली ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जो अर्थ के सरफेस को हीटअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? CO2 है, ठीक है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं, मतलब अर्थ सरफेस को कैसे हीटअप करती हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर सन है, ये अर्थ है हमारी, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। सन से रेडिएशंस आ रही हैं, बट ये सारी रेडिएशन अर्थ पर नहीं जा पाती, अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती है। 1/4 ऑफ द सन रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय द क्लाउड्स एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। एब्जॉर्ब कम करती हैं, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती हैं। देन इसके बाद जो UV रेडिएशंस होती हैं सन रेडिएशंस के अंदर, उनको एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। देन बच के लास्ट में आती है 50% रेडिएशन। 50% रेडिएशन होती है जो अर्थ के ऊपर आती है, जो अर्थ को क्या कर देती है, हीटअप कर देती है, ठीक है। अब अर्थ हीटअप हो गई। अब ये हीट जो है द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। जो अर्थ हीटअप हो गई थी, ये हीट अब एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ
infrared radiation and this radiation is absorbed by the greenhouse gases। और ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज वापस से इस इंफ्रारेड रेडिएशन को अर्थ के पास भेज देंगी। अब ये रेडिएशन वापस जब नीचे अर्थ के पास आएंगी तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स। ओके, FLUX, इसको हम बोलेंगे ग्रीन हाउस फ्लक्स, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रही है वापस से अर्थ के पास, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स, जिससे अर्थ फिर से गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी और ये साइकिल चलती रहेगी। द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सरफेस हैज़ नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट। जब तक अर्थ के पास लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो अर्थ से आने वाली हीट को क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। और ये क्या कोज करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास वॉल हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, वार्मिंग इफेक्ट। अगर ये एटमॉस्फेयर हमारी सराउंडिंग में नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये ग्रीन हाउस जो मैं भी आपको बता रही हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले मैं आपको इसको पॉजिटिव वे में बताऊंगी, फिर जो आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उसी हिसाब से ये कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जिसकी वजह से हम लोग अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। जैसे हमें पता है मून का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, क्योंकि मून के सरफेस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से मून का टेम्परेचर बहुत ही लो है, वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो था बेटा पॉजिटिव। अब नेगेटिव वे में क्या, कैसे, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमें पता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। कैसे इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो व्हीकल्स का यूज़ हो रहा है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, घरों में यूज़ हो रहे हैं, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। उसके अलावा मीथेन है, जैसे मीथेन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं, बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, या पैडी फील्ड्स होते हैं, पैडी फील्ड से मीथेन 40% मीथेन पैडी फील्ड से प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या रिलीज़ हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ हो रही है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये ज़्यादातर जैसे फर्टिलाइजर्स के अंदर, या फिर हम कह लें जो एग्जॉस्ट निकलता है व्हीकल से और इंडस्ट्रीज से, उनसे ये रिड्यूस होती है। तो आजकल क्या हुआ है, इनकी कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसने अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर है ग्लोबल लेवल पर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। ग्रीन हाउस गैसेज यूजफुल होती हैं जब इनकी कंसंट्रेशन अनलिमिटेड होती है, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। अभी अगर हम बात करें लास्ट 3 डेकेड से जो टेम्परेचर हो रहा है वो 0.6% इंक्रीज हुआ है। इतना सा जो ये टेम्परेचर बढ़ा है ये इतना खतरनाक है कि इसने एनवायरनमेंट के अंदर इतने ड्रास्टिक चेंज ला दिए हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ओड क्लाइमेटिक चेंजेस आ गए हैं। ओड क्लाइमेटिक चेंजेस अगर हम यहाँ पर बात करें जिसको बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट, इसके अंदर आते हैं बेटा
कि आपने देखा होगा कैसे वेदर साइकिल अफेक्ट हुई है, कैसे समर बढ़ गई है, विंटर कम हो गई है, रेनफॉल कम हो गया है, फ्लड ड्रोट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ इलाकों में ड्रोट ज़्यादा हो गए, कुछ इलाकों में फ्लड एकदम से ज़्यादा आ जाती है। तो इन्हीं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं और जो हिमालय रीजन में स्नो है वो मेल्ट होती चली जा रही है। और आने वाले टाइम में अगर ये चेंजेस इसी तरह से रहे, आने वाले टाइम में सी में वाटर का लेवल राइज अप हो जाएगा और कोस्टल एरिया सारे डूब जाएंगे। तो ये जो चेंजेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो चेंजेस है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें क्या स्टेप उठाने हैं? गैसेस की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन को रोकना होगा। और इनकी बढ़ती हुई कंसंट्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं? जिन वजह से भी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं उनका यूज़ कम कर दें अगर हम, ठीक है। जैसे आपको पता है डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और डिफोरेस्टेशन मतलब जो प्लांट्स हैं वही CO2 को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर CO2 की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। जैसे एक तो मैंने बताया आपको, रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, planting trees for absorption of the CO2, and second is limiting use of fossil fuels, कम से कम यूज़ करना चाहिए और उसकी जगह पर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें यूज़ करनी चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो और ये गैसेस एनवायरनमेंट में ना बन पाए ज़्यादा। एंड थर्ड, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद सब्सटीट्यूट। हमें एक ऐसा सब्सटीट्यूट यूज़ करना चाहिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे, जिस वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो और ओजोन लेयर के ऊपर भी इसका इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को भी धीरे धीरे रिड्यूस करता जा रहा है। नंबर 4, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज। Number 5, reduction in use of nitrogen fertilizers and relying more on nitrogen fixation. हमें ये जो सिंथेटिकली फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हमें नेचुरल मेथड पर डिपेंड होना चाहिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ कम होगी। नेक्स्ट है स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये तो मेन कॉज है ही, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ही इतने सारे रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है।